So hello everyone, this is Ayush Srivastav. Welcome back to a brand new video of Blade Learner. And in today's video we will furthering our discussion on French Revolution. तो आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उस पर एक बार नज़र डालते हैं। पहला टॉपिक है हमारा द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि जैसे ही लुई 16 न्यू टैक्स इम्पोज करने वाला था तभी पूरे फ्रांस में एक मैसिव प्रोटेस्ट होता है और इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि लुई 16 को मानना ही पड़ता है इस बात को कि फ्रांस में मोनार्क की पावर को लिमिट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल को इस्टेब्लिश किया जाना ही होगा। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि फ्रांस जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है तब डिवीज़न ऑफ पावर कैसे होता है, कौन कौन सा ओल्ड रिजीम को अबॉलिश किया जाता है और कौन कौन से न्यू सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाता है, इंडिविजुअल राइट कैसे होते हैं और वोटिंग सिस्टम कैसे होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी बिगिन देयर इज़ अ वार्म रिक्वेस्ट टू यू दैट इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन टू सब्सक्राइब, press the bell icon for regular updates. You can follow us on Instagram for MCQ question and knowledgeable content, and you can also join our Telegram channel. Links are provided in the description. तो पिछली वीडियो में हमने ये जान लिया था कि किंग लुइस टैक्स बढ़ाने वाले थे क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंस मीट नहीं हो रहे थे और इसका परिणाम ये हुआ कि 14 जुलाई 1789 को एक बहुत ही मैसिव प्रोटेस्ट होता है जिसमें पेस्टल प्रिजन को भी डिमोलिश कर दिया जाता है। तो क्या एक बार में ही ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल हो गया था? क्या रिवॉल्ट के लिए कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी? जी नहीं। इस रिवॉल्ट को सक्सेसफुल बनाने में किन-किन लोगों का कैसे-कैसे समर्थन था, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे आज के टॉपिक द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में। तो फ्रांस के ओल्ड रिजिम में ये नियम था कि द किंग डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस सोलली, rather he had to call a meeting of state generals which would then pass his proposal for new taxes। मतलब राजा अकेले टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, उसको तीनों स्टेट के मेंबर्स से, रिप्रेजेंटेटिव से एक मीटिंग करनी होती थी जिसके बाद टैक्स को बढ़ाया जाता था। तो 5 मई 1789 को लुइस ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। कहाँ बुलाई? तो द ग्रैंड पैलेस ऑफ फ्रांस में। ये किसका निवास था? तो जो भी फ्रांस में रूल कर रहा होता है वो इसी में रहता था। इस बिल्डिंग का नाम है वर्सैलिस पैलेस। प्रेजेंट में वर्सैलिस पैलेस का नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है। तो किंग लुइस 16 ने 5 मई को ये मीटिंग बुलाई। अब देखते हैं कि मीटिंग में कौन कौन आते हैं और कितने आते हैं। तो तीनों स्टेट से टोटल 900 रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। फर्स्ट स्टेट से 300, सेकंड स्टेट से 300 और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स। क्योंकि फ्रांस की 90% पॉपुलेशन तो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी तो उनके ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। क्लर्जी और नोबिलिटी एक टेबल पर आमने सामने बैठते थे जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। पर ये थर्ड स्टेट के 600 लोग को टेबल के चारों तरफ खड़े होकर मीटिंग अटेंड करना होता था। इन्हें क्लर्जी और नोबिलिटी के साथ बैठना अलाउ नहीं था। और पीजेंट्स, वुमेन्स, आर्टिस्ट, ये सब और जो गरीब लोग हो गए थर्ड स्टेट के, उनको इस मीटिंग में अलाउ नहीं किया जाता था। पर उनके डिमांड को भी सुना जाता था लेटर के माध्यम से, जो कि थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ लाते थे। तो इस मीटिंग में तकरीबन 40,000 लेटर वो अपने साथ लाए थे। तो स्टेट जनरल मीटिंग में कोई भी बिल पास करने में वोटिंग होती थी और तीनों स्टेट के पास एक एक वोट होता था और राजा के किसी प्रस्ताव को मेजॉरिटी ऑफ वोट मिल जाती थी तो उसको लागू कर दिया जाता था। तो इस बार भी यही हुआ और क्लर्जी और नोबिलिटी ने टैक्स इम्पोज करने के लिए वोट कर दिया क्योंकि इन्हें तो पे करना नहीं होता था। टैक्स तो केवल थर्ड स्टेट वाले देते थे। मगर थर्ड स्टेट वाले इस वोटिंग सिस्टम के खिलाफ हो गए और डिमांड करने लगे कि ये जो मीटिंग हुई है इसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सबको एक एक वोट मिलना चाहिए। मतलब 900 रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब 900 वोट्स। किंग लुइस जानते थे कि थर्ड स्टेट के मेजोरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो वो लोग टैक्स इम्पोज नहीं होने देंगे, इसलिए थर्ड स्टेट की इस डिमांड को किंग लुइस ने खारिज कर दिया, ठुकरा दिया। ये जो आइडिया था दैट वोटिंग विल बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, ये आइडिया रूसो ने दिया था। जीन जैक रूसो, जिनकी बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी। उनकी बुक आई थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसी बुक में उन्होंने इस आइडिया का जिक्र किया था। तो जब लुइस ने इस आइडिया को ठुकरा दिया तब थर्ड स्टेट के सभी मेंबर्स असेंबली छोड़कर बाहर आए और प्रोटेस्ट करने लगे। 20 जून को थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स की एक मीटिंग बैठती है इंडोर टेनिस ग्राउंड में, जो कि वर्सैलिस पैलेस का ही एक पार्ट था।
तो इस मीटिंग में उन्होंने थर्ड स्टेट को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, मतलब राष्ट्रसभा। क्योंकि देखा जाए तो अगर किसी देश की 90% पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव एक असेंबली बनाते हैं तो वो एक तरह से नेशनल असेंबली ही हो गया। इस असेंबली में सभी लोगों ने कसम खाया कि तब तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना न हो जाती है और मोनार्क की पावर लिमिट न हो जाती है। और ये जो इवेंट 20 जून को हुआ था उसको फ्रांस के हिस्ट्री में टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो थर्ड स्टेट की मीटिंग हुई थी उसको दो लोग लीड कर रहे थे। एक थे मिरेब्यू और दूसरे थे एबेसियस। मिरेब्यू वैसे तो एक नोबल फैमिली से थे, बट उनका मानना था कि ये प्रिविलेज और इनइक्वालिटी के कारण जो कॉमनर्स सर्वाइव कर रहे हैं ये बिल्कुल ख़त्म किया जाना चाहिए। एबेसियस क्लर्जी से बिलोंग करते थे, बट उनका भी यही सोचना था। मेरे पास इस इवेंट की तस्वीर होगी, लेट मी चेक। हाँ, ये रही। इस पिक्चर में मेरे व्यू एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्पीच पढ़ रहे हैं और पूरा क्राउड उत्साह से उनका साथ दे रहा है। इनिशियल पुस्तिका भी लिखी जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट के मेंबर्स रोज ही कोर्ट में इकट्ठा होकर एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाते थे और बाकी का फ्रांस यानी क्लर्जी और नोबिलिटी अपनी आराम की जिंदगी जी रही थी। और उसी बीच एक शीवर विंटर आती है। शीवर विंटर मतलब भीषण सर्दी, जिसके कारण पूरा फसल बर्बाद हो जाता है और ब्रेड के साथ कई सारी चीज़ों के, कई सारे फूड ग्रेन के प्राइस बढ़ जाते हैं, जिसका परिणाम हमने 14 जुलाई 1789 को देखा था जब स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल हुआ था। बैस्टिल प्रिजन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और एक बहुत ही मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट मोनार्की एंड हाई प्राइसिंग। इस प्रोटेस्ट का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था कि फ्रांस की गवर्नमेंट एक और प्रोटेस्ट झेल नहीं सकती थी। इसके परिणाम स्वरूप किंग लुइस फाइनली नेशनल असेंबली के बात को मान जाते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब से एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्टैब्लिश होगा जो कि मोनार्क की पावर को लिमिट करेगा। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन समाप्त होता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। तो अगस्त 4 1789 को फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हो जाती है और सबसे पहले एक डिग्री पास होती है जिसमें थर्ड स्टेट वालों पे जो भी रिस्ट्रिक्शन था, जो भी टैक्सेस थे, सब एबॉलिश कर दिया जाता है। क्लर्जी को जो भी प्रिविलेज मिली थी वो सब उनसे छीन ली जाती है। टिथ्स जो पीजेंट्स पे करते थे एज अ टैक्स वो भी एबॉलिश होता है और जो भी लैंड चर्च ऑन करती थी वो भी छीन लिया गया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट के पास लगभग 2 बिलियन का एसेट्स आ गया जिससे वो क्रेडिट चुका सकती थी। वो क्रेडिट जो किंग लुइस 16 में फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम लेंडर्स से लिया था। तो 1791 में एक नेशनल असेंबली बनकर तैयार हुई जिसमें मोनार्क की पावर को कम करने के लिए पावर ऑफ डिवीजन हुआ बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और इसके साथ फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। इस नेशनल असेंबली में लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे। बेसिकली जो एक्टिव सिटीजन होते थे, एक्टिव सिटीजन वो लोग होते थे जिनकी एज 25 ईयर से ऊपर होती थी और वो लोग एक लेबर की 3 दिन की वेज जितना टैक्स पे करते होते थे, तो वो लोग एक्टिव सिटीजन हो गए। तो वो एक ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल को वोट करके चुनते थे और वो ग्रुप आगे नेशनल असेंबली को वोट करती थी। तो ऐसे चलता था फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने आज दोनों टॉपिक को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि लुइस टैक्स बढ़ाने के लिए जो मीटिंग बुलाता है उसमें से थर्ड स्टेट वाले लोग बाहर निकल गए और एक नेशनल असेंबली फॉर्म की जिसको मेडब्यू और एवेसियस लीड कर रहे होते हैं। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडल भी बनाया। एक भीषण सर्दी पड़ी जिसके बाद फसल बर्बाद होने के कारण ब्रेड के और कई सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ गई जिससे एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ और किंग लुइस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक्सेप्ट करना ही पड़ा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फ्रांस में मोनार्की को हटाकर रिपब्लिक की स्थापना होती है। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू।